हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि खाना खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। मतलब ये एक बहुत ही सीधा सा गणित लगता है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल डालना। एग्जैक्टली कि भाई शरीर रूपी इंजन है, उसमें हमने कैलोरी डाली और उसने बस दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन विज्ञान इतना सीधा नहीं है। वही तो। जरा सोचिए, क्या हो अगर जो खाना हम खा रहे हैं वो ऊर्जा देने के बजाय, मतलब जो बची खुची आंतरिक ऊर्जा उसको भी अंदर ही अंदर सोख रहा हो। ये बहुत ही डरावना विचार है ना। क्या हो अगर वो जो पेट भरा होने का एहसास है वो सिर्फ एक धोखा हो और असल में शरीर भूख से नहीं बल्कि उस खाने को पचाने की थकान से मर रहा हो। इसी सवाल में ना पोषण विज्ञान का सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा हुआ है। बिल्कुल। देखिए, आधुनिक दुनिया ने हर चीज को ना नापने और डिब्बों में बांटने की एक अजीब सी आदत डाल ली है। कैलोरी गिनना, प्रोटीन मापना, कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा हिसाब रखना। हाँ, लोग डायरी में लिखते रहते हैं कि आज इतनी कैलोरी खाई। बिल्कुल। और ये सब करके ना दिमाग को एक तरह का मानसिक आराम मिलता है कि चलो सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन जब हम शरीर के भीतर होने वाली वास्तविक जैविक प्रक्रियाओं को देखते हैं ना, तो ये सीधा साधा गणित अचानक से पूरी तरह फेल हो जाता है। तो चलिए आज इस पूरी बात को थोड़ा डिकोड करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास इस डीप डाइव में जो स्रोत हैं मिशन 180 के 34वें भाग के नोट्स, वाइटैलिटी ऑन द प्लेट, द लिविंग फूड सिस्टम। हाँ बिल्कुल भाई। तो ये नोट्स कैलोरी गिनने के इस बोरिंग काम को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। पूरी तरह से। तो आज के इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि हमारी थाली में रखा जो भोजन है ना, वो केवल स्वाद का विषय नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था जो या तो इंसान की कोशिकाओं को जीवन दे रही है या फिर उसकी उम्र को बहुत तेजी से घटा रही है। सही कहा। तो मामला सिर्फ ईंधन भरने का नहीं है, बल्कि उस भोजन में छिपे प्राण को पहचानने का है। और इसी प्राण को आहार विज्ञान में ना आहार शुद्धि के नजरिए से देखा जाता है। आहार शुद्धि, अच्छा। हाँ, आजकल देखिए डाइट प्लान्स पर चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन वो अक्सर वजन कम करने या थोड़ा बहुत वजन बढ़ाने जैसी सतही चीजों तक ही सीमित रह जाती है। बिल्कुल, बस वेट लॉस की ही बातें होती हैं हर जगह, है ना। लेकिन जिन नोट्स पर हम आज गहराई से चर्चा कर रहे हैं वो इस बात का बहुत ही सूक्ष्म और गहरा विश्लेषण करते हैं कि आहा भोजन हमारे पेट में जाने के बाद असल में काम कैसे करता है। और ये इस बात पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता कि भोजन में कितनी ऊर्जा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उस ऊर्जा को निकालने के लिए शरीर को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अरे वाह, ये कीमत चुकाने वाली बात ना, इस अवधारणा को गहराई से समझने के लिए इन नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प किरदार का जिक्र है। सेठ करोड़मल का उदाहरण। हाँ, सेठ करोड़मल। ये किरदार आज के हमारे आधुनिक समाज की जो जीवन शैली है ना, उसका एक बहुत बड़ा आईना है। बिल्कुल। अगर कोई भी व्यक्ति सेठ करोड़मल की दिनचर्या को देखें तो ऐसा लगेगा कि वो पूरी तरह से एक पैकेज्ड जीवन जी रहे हैं, एक डिब्बा बंद जिंदगी। एग्जैक्टली। मतलब उनका फ्रिज पैकेट बंद जूस, डिब्बा बंद खाने और वो जो फ्रोजन स्नैक्स आते हैं ना, हाँ, वो रेडी टू ईट वाले, हाँ, उनसे भरा हुआ है। उनके लिए ये जो पूरी व्यवस्था है वो सुविधा का प्रतीक है। टाइम बचाने का तरीका। हाँ, उन्हें लगता है कि काम के बीच समय बचाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि भाई पैकेट फाड़ा, माइक्रोवेव में डाला और खाना तैयार। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? देखिए, आधुनिक समाज ने जिसे ये सुविधा का नाम दे दिया है ना, वो विज्ञान और शरीर विज्ञान की भाषा में दरअसल मृत भोजन है, मतलब डेड फूड। डेड फूड? हाँ, ये सुविधा का जाल असल में एक बहुत बड़ा धोखा है शरीर के साथ। तो किसी भोजन को मृत क्यों कहा जा रहा है यहाँ? इसका बहुत सीधा सा अर्थ ये है कि उस भोजन को फैक्ट्री में इतनी बार प्रोसेस किया गया है, इतने रसायनों से गुजारा गया है या फिर इतने ज्यादा उच्च तापमान पर पकाया गया है कि उसकी जो बुनियादी जैविक संरचना थी ना, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। ओह, मतलब उसकी लाइफ खत्म हो गई है? बिल्कुल। उसमें कैलोरी तो भरपूर हो सकती है, लेकिन उसका जीवन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और जब कोई इंसान ऐसा भोजन करता है जिसमें जीवन ही नहीं है, तो क्या होता है? तो उसका सीधा परिणाम सिर्फ मोटापा नहीं होता, बल्कि एक गहरी सुस्ती और अंदरूनी कमजोरी के रूप में वो सामने आता है। यार, ये सुस्ती वाली बात बहुत अहम है। जब मैं स्रोत में ये मृत भोजन वाला हिस्सा पढ़ रहा था ना, तो मेरे दिमाग में रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी
एक बहुत ही सटीक तुलना आ रही थी। अच्छा, क्या तुलना थी वो? मतलब ये जो पैकेट बंद खाना है ना, ये बिल्कुल उस खराब पावर बैंक की तरह है जिसे हम कभी-कभी अपने स्मार्टफोन से जोड़ देते हैं। खराब पावर बैंक, दिलचस्प है, बताइए कैसे? देखिए, जब किसी फोन को उस खराब पावर बैंक से लगाया जाता है तो स्क्रीन पर तुरंत चार्जिंग का निशान दिखने लगता है। हाँ। है ना? बैटरी का आइकन एकदम हरा हो जाता है। हाँ, वो बिजली का निशान बन जाता है। बिल्कुल। हाँ। तो देखने वाले को लगता है कि फोन चार्ज हो रहा है। हाँ। ठीक वैसे ही जैसे इंसान को खाना खाने के बाद लगता है कि उसका पेट भर गया है और उसे ऊर्जा मिल रही है। लेकिन असलियत में वो जो खराब पावर बैंक है ना, वो फोन को चार्ज करने के बजाय फोन के अंदर जो बची हुई असली बैटरी है उसको भी खींच रहा होता है। एग्जैक्टली, उसको भी सोख लेता है। ये मृत भोजन बिल्कुल वैसा ही काम करता है। मतलब ये पेट तो भरता है लेकिन शरीर को अंदर से खोखला कर रहा होता है। अरे वाह, ये पावर बैंक वाली तुलना तो बहुत ही सटीक है। और अगर हम इसे शरीर की कोशिकाओं और पाचन तंत्र के स्तर पर ले जाए ना, तो बात और भी स्पष्ट हो जाती है। कैसे? अंदर क्या होता है असल में? जब कोई मृत भोजन, जैसे वही फ्रोजन पिज्जा या डिब्बा बंद सूप, जब वो पेट में पहुंचता है तो शरीर का पाचन तंत्र पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। मतलब शरीर उसे पहचान नहीं पाता? बिल्कुल नहीं, शरीर उसे प्राकृतिक भोजन के रूप में नहीं पहचान पाता। तो अब क्या होता है, इसे तोड़ने और पचाने के लिए ना पेट और आंतों को सामान्य से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओह, एक्स्ट्रा काम। हाँ, और इस एक्स्ट्रा काम के लिए शरीर का सारा रक्त प्रवाह, सारा ब्लड फ्लो मस्तिष्क और मांसपेशियों से हटकर सीधे पाचन तंत्र की ओर दौड़ने लगता है। अच्छा, तो इसीलिए भारी और प्रोसेस्ड खाना खाने के बाद इंसान को भयंकर नींद और सुस्ती आती है। एग्जैक्टली। शरीर अपनी सारी ऊर्जा उस आपके खराब पावर बैंक से निपटने में लगा देता है। बाप रे! यानी इंसान सोच रहा है कि हाँ, उसने ऊर्जा ग्रहण की है, लेकिन असल में उसका शरीर उस भोजन को ठिकाने लगाने के लिए अपनी खुद की बची हुई ऊर्जा खर्च कर रहा है। पूरी तरह से घाटे का सौदा है ये। बिल्कुल घाटे का सौदा है। तो ये तो हो गई सेठ करोड़मल के सुविधा के जाल की बात। लेकिन अब थोड़ा समाधान की ओर बढ़ते हैं। इन नोट्स में ना एक दूसरा उदाहरण भी दिया गया है जो इस पूरी तस्वीर का बिल्कुल विपरीत पहलू है। मास्टर दीनानाथ का उदाहरण। हाँ, मास्टर दीनानाथ का लिविंग सिस्टम। मास्टर दीनानाथ की थाली कोई आम थाली नहीं है। मतलब उनकी डाइट का 50% हिस्सा, आधा हिस्सा, हाँ आधा हिस्सा सजीव भोजन यानी लिविंग फूड होता है। इसमें मुख्य रूप से ताजे फल, कच्ची सब्जियां, मेवे और अंकुरित अनाज शामिल होते हैं। मतलब ये वो भोजन है जिसमें प्राकृतिक एंजाइम्स पूरी तरह से मौजूद होते हैं। और यहीं पर ना पूरे जीव विज्ञान यानी पूरी बायोलॉजी काम करती है। अच्छा। नियम बहुत सीधा है, जिस भोजन में अपना खुद का जीवन है, केवल वही भोजन शरीर के अंदर जीवन भर सकता है। ये तो बहुत गहरी लाइन हो गई। सच में, सजीव भोजन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये पचने में बेहद बेहद आसान होता है। इसे पचाने के लिए शरीर को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये शरीर में जाकर किसी बोझ की तरह नहीं बैठता, बल्कि एकदम तुरंत ऊर्जा देना शुरू कर देता है। अब यहाँ थोड़ा रोकते हैं, क्योंकि जब हम प्राकृतिक एंजाइम्स और इस सजीव भोजन की बात करते हैं ना, तो मेरे दिमाग में एक बहुत अहम सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। मुझे लगता है इस पर थोड़ी बहस होनी चाहिए। अगर पकाने की प्रक्रिया में भोजन के प्राकृतिक एंजाइम नष्ट हो जाते हैं और वो मृत हो जाता है, तो क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि इंसान को पका हुआ खाना पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? मतलब मानव विकास के इतिहास को देखें तो आग की खोज और खाना पकाने की शुरुआत ने ही तो इंसान के मस्तिष्क को विकसित होने में मदद की थी ना। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी तो यही कहती है। तो क्या हमें फिर से आदि मानवों की तरह 100% कच्चा खाना शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि व्यावहारिक रूप से देखें तो ये तो संभव नहीं लगता आज के जमाने में। नहीं, ये बहुत ही तार्किक सवाल है और इसका जवाब हमें एंजाइमेटिक मैकेनिक्स यानी एंजाइम के काम करने के तरीके में मिलता है। अच्छा, वो कैसे? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सारा पका हुआ खाना पूरी तरह से बुरा या जहर नहीं होता। राहत की सांस। हाँ, पकाने से कुछ पोषक तत्व शरीर के लिए आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। अगर हम उसी मास्टर दीनानाथ के उदाहरण को ही ध्यान से देखें ना। हाँ, वो जो 50% वाला था। बिल्कुल। हाँ। वो भी तो 100% कच्चा खाना नहीं खा रहे हैं। उनकी थाली में सजीव भोजन की मात्रा आधी है, 50%।
यानी बात पूरी तरह से आग पर पके खाने को छोड़ने की नहीं हो रही है। तो बात संतुलन की है। एग्जैक्टली एक संतुलन बनाने की बात हो रही है। असली समस्या पके हुए खाने से नहीं है। समस्या ये है कि आधुनिक इंसान की थाली में सजीव भोजन की मात्रा वो लगभग 0 हो चुकी है। 0। तो ये जो एंजाइमेटिक मैकेनिक्स हैं, ये असल में काम कैसे करता है? मतलब ये एंजाइम क्या होते हैं और पकाने से इन पर क्या असर पड़ता है? इसे ऐसे समझिए, एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर के लिए एक तरह के मजदूर या कह लें उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट। अच्छा। ये बहुत ही जटिल प्रोटीन अणु होते हैं जो शरीर के हर रासायनिक काम को पूरा करते हैं, और पाचन इनमें सबसे प्रमुख है। अब होता क्या है कि एंजाइम की संरचना एक बहुत ही नाजुक 3D आकार की होती है। 3D आकार? हाँ, बिल्कुल एक ताले और चाबी की तरह है। तो जब हम भोजन को करीब 118 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर गरम करते हैं, मतलब लगभग 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हाँ, लगभग उतना ही, तो वो गर्मी क्या करती है, उस एंजाइम के उस नाजुक 3D आकार को पिघलाकर पूरी तरह नष्ट कर देती है। और विज्ञान की भाषा में इसे डीनेचुरेशन कहते हैं। अच्छा। जैसे जैसे अंडे को उबालने पर होता है, मतलब उसके अंदर का जो तरल प्रोटीन है वो हमेशा के लिए ठोस हो जाता है और अपनी मूल अवस्था खो देता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम परफेक्ट उदाहरण। तो एक बार जब भोजन पक जाता है और उसके प्राकृतिक एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं ना, तो वो भोजन खुद को पचाने में असमर्थ हो जाता है। अब जब कोई व्यक्ति ऐसा पका हुआ या वो प्रोसेस्ड भोजन खाता है, तो शरीर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। फिर शरीर क्या करता है? उस भोजन को तोड़ने के लिए शरीर के पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय और बाकी अंगों को ना अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। शरीर को अपने खुद के एंजाइम बैंक से भारी मात्रा में पाचक एंजाइम्स बनाने पड़ते हैं और निकालने पड़ते हैं। अपना खुद का रिजर्व इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, और ये जो एंजाइम बनाना है ना, ये शरीर के लिए बहुत मेहनत का काम है। इसमें शरीर की बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। अच्छा, तो ये प्रक्रिया उस खराब पावर बैंक वाली तुलना को पूरी तरह सिद्ध कर देती है फिर तो? बिल्कुल करती है। मतलब जब इंसान बिना एंजाइम वाला मृत भोजन खाता है, तो शरीर को अपनी खुद की ऊर्जा, अपने खुद के अमीनो एसिड्स का इस्तेमाल करके उसे पचाना पड़ता है। हाँ, और इसके बिल्कुल विपरीत सोचिए, जब ताजे फल या अंकुरित अनाज पेट में जाते हैं ना, तो वो अपने खुद के प्राकृतिक एंजाइम्स साथ लेकर आते हैं। उदाहरण के लिए जब एक बीज अंकुरित होता है, स्प्राउट बनता है। हाँ, स्प्राउट्स, तो उसमें एंजाइम्स की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। अब जब इंसान वो अंकुरित अनाज खाता है, तो वो भोजन पेट में जाकर खुद ब खुद टूटने लगता है। अरे वाह, मतलब वो अपना टिफिन खुद लेकर आ रहा है। एग्जैक्टली। एक तरह से ये भोजन खुद को पचाने की आधी तैयारी करके ही पेट में आता है। इससे शरीर का बहुत सारा काम आसान हो जाता है। शरीर के पैंक्रियाज को वो अतिरिक्त एंजाइम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब शरीर की ऊर्जा पाचन के इस इतने भारी काम में खर्च होने से बच जाती है ना, तो वही ऊर्जा हमें एक्टिव रखती है। बिल्कुल, वही बची हुई ऊर्जा इंसान को दिन भर चुस्त, सतर्क और एकदम तरोताजा रखती है। इसी बात को इन नोट्स में ना बायोलॉजिकल बैटरी कहा गया है। बहुत ही सटीक शब्द है ना? कि सजीव भोजन इंसान की बायोलॉजिकल बैटरी को ड्रेन नहीं करता, बल्कि उसे सुरक्षित रखता है। यार, ये वाकई बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल है। मतलब हम जो खाना खा रहे हैं वो सिर्फ ये तय नहीं कर रहा कि हमारा वजन कितना होगा। नहीं, वो तो बहुत छोटी बात है। हाँ, बल्कि वो ये तय कर रहा है कि हमारी ये बायोलॉजिकल बैटरी कितनी तेजी से खत्म हो रही है। सही कहा। अब इसी से जुड़ा इन स्रोत सामग्री का ना एक अगला अहम हिस्सा आता है, जो उम्र के एक खास पड़ाव के बारे में बात करता है। 58 वर्ष की आयु का नियम। हाँ, इन चर्चाओं के आधार पर 58 वर्ष की आयु के बाद शरीर के लिए नियम पूरी तरह से बदल जाने चाहिए। इस उम्र के बाद शरीर को भार नहीं बल्कि प्राण चाहिए होता है, और मुख्य नियम यह है कि अपनी थाली को ज्यादा से ज्यादा सजीव बनाएं। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो 58 वर्ष का आंकड़ा है ना, ये कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे एकदम स्पष्ट जीव विज्ञान है। अच्छा। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसके शरीर का चयापचय यानी जो मेटाबॉलिज्म है, वो स्वाभाविक रूप से धीमा होने लगता है,
और सबसे अहम बात यह है कि शरीर के अंदर अपना खुद का जो एंजाइम उत्पादन है ना, वो कम हो जाता है। मतलब बैंक खाली होने लगता है। हाँ, इसे एंजाइमों का प्राकृतिक क्षय कह सकते हैं। अब युवावस्था में तो शरीर पके हुए, तले हुए या उस मृत भोजन के भारी बोझ को किसी तरह सह लेता है। क्योंकि तब ऊर्जा ज्यादा होती है। बिल्कुल, क्योंकि तब उसकी बायोलॉजिकल बैटरी पूरी तरह चार्ज होती है और उसके पास एंजाइम का एक बहुत बड़ा रिजर्व होता है। लेकिन 50 या 58 की उम्र के बाद जब शरीर की रिकवरी क्षमता पहले ही कम हो रही होती है, हाँ। तब उसे ऐसा भोजन चाहिए जो उसे ऊर्जा दे, ना कि उसे ऊर्जा छीने। अगर उस उम्र में भी इंसान वो भारी और मृत भोजन खाता रहेगा ना, तो शरीर पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठाना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। भले ही इन नोट्स में ये नियम 58 की उम्र के संदर्भ में प्रमुखता से बताया गया हो, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बायोलॉजिकल बैटरी को बचाने का ये सिद्धांत किसी भी उम्र में लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मतलब अगर कोई इंसान 30 साल की उम्र से ही 50% सजीव भोजन को अपनी थाली का हिस्सा बना ले, तो क्या वो अपनी उस बैटरी को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाएगा? इस बात को ना हम मेटाबॉलिक कर्ज यानी मेटाबॉलिक डेट के सिद्धांत से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कर्ज? कैसा कर्ज? होता क्या है कि युवावस्था में इंसान को लगता है कि वो कुछ भी खाकर पचा सकता है। हाँ, पत्थर भी हजम वाली बात। ताकि इसके लिए वो असल में शरीर के भविष्य की ऊर्जा खर्च कर रहा है। जब युवा लोग लगातार मृत भोजन खाते हैं ना, तो वे अनजाने में अपनी ही बायोलॉजिकल बैटरी से ऊर्जा उधार ले रहे होते हैं और समय के साथ ये कर्ज बढ़ता जाता है। और फिर एक दिन 40 या 50 की उम्र में यही कर्ज अचानक से बहुत गंभीर बीमारियों, सुस्ती या समय से पहले बुढ़ापे के रूप में चुकाना पड़ता है। बाप रे! इसीलिए सजीव भोजन का ये नियम केवल एक खास उम्र के लिए नहीं है। जो व्यक्ति जितनी जल्दी अपनी थाली में सजीव भोजन को शामिल कर लेता है ना, वो अपनी बायोलॉजिकल बैटरी के जीवन को उतना ही लंबा कर लेता है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के सार को समेटें, तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आती है। बिल्कुल। एक तरफ मृत भोजन है, वो भोजन जिसे हमने सिर्फ समय बचाने और सुविधा के नाम पर अपना लिया है। ये वो खराब पावर बैंक है जो हमारी ही आंतरिक ऊर्जा को छीन रहा है, हमारे पैंक्रियास को थका रहा है और शरीर की बायोलॉजिकल बैटरी को बहुत तेजी से खत्म कर रहा है। एकदम सही। और दूसरी तरफ सजीव भोजन है जिसमें अपनी खुद की ऊर्जा है, अपने एंजाइम्स हैं जो शरीर पर बोझ बनने के बजाय खुद पचने में शरीर की मदद करता है और इंसान की ऊर्जा को लंबे समय तक बरकरार रखता है। और यही आहार शुद्धि का अंतिम लक्ष्य है कि थाली को जीवन का स्रोत बनाना। हाँ, अपनी थाली को एक मृत भंडार के बजाय जीवन का स्रोत बनाना। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपनी कोशिकाओं को, अपने सेल्स को पोषण दे रहे हैं या सिर्फ अपनी जीभ का स्वाद पूरा करने और बस पेट भरने का एक यांत्रिक काम कर रहे हैं। जब इंसान ये समझ जाता है ना कि भोजन केवल कैलोरी नहीं बल्कि सूचना और ऊर्जा का प्रवाह है, तो उसका भोजन चुनने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में ना इन स्रोत सामग्रियों में एक बहुत ही सूक्ष्म सा संकेत दिया गया है। अच्छा। हाँ, जो सोचने की दिशा को एक कदम और आगे ले जाता है। मतलब इन नोट्स के बिल्कुल आखिर में उपवास यानी फास्टिंग और एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है ऑटोफैगी, उसकी बात की गई है। ऑटोफैगी। हाँ, अगर एंजाइम और ये ऊर्जा बचाने के इस पूरे गणित पर हम गहराई से विचार करें ना, तो एक बहुत ही उत्तेजक सवाल मन में उठता है। वो विचार क्या है? सोचिए, अगर अपनी थाली में केवल 50% सजीव भोजन शामिल करने से ही शरीर की इतनी सारी ऊर्जा बच जाती है, क्योंकि उसे भारी भोजन पचाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। एग्जैक्टली। तो कल्पना कीजिए कि क्या होगा जब उपवास के जरिए इस पूरे पाचन तंत्र को ही कुछ समय के लिए 100% छुट्टी दे दी जाए। इस बिंदु पर आकर ना विज्ञान सच में बहुत ही रोमांचक हो जाता है ना? ई का सिद्धांत काम करता है। ऑटोफैगी 2 शब्दों से बना है। ऑटो मतलब खुद और फैगी मतलब खाना। खुद को खाना। हाँ, जब कोई इंसान उपवास करता है और बाहर से कोई ऊर्जा या भोजन नहीं डालता ना, तो शरीर का पाचन तंत्र पूरी तरह से एकदम रुक जाता है। अब शरीर के पास पाचन में खर्च होने वाली वो सारी अतिरिक्त ऊर्जा बच जाती है,
तब शरीर इस बची हुई ऊर्जा का उपयोग सफाई अभियान में करता है। अंदर की सफाई। हाँ, कोशिकाएं अपने ही अंदर मौजूद वो जो खराब प्रोटीन्स हैं, मृत कोशिकाएं हैं और जो कचरा है उसको खाना शुरू कर देती हैं और उससे नई ऊर्जा बनाती हैं। अरे वाह, ये तो शरीर का अपना इनबिल्ट रिसाइकिल बिन हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अगर शरीर को बाहर से कोई भोजन न दिया जाए तो पाचन की इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए पूरी तरह रोक देना ही शायद शरीर की कोशिकाओं के लिए असली सजीव अवस्था हो सकती है। बहुत ही गहरा विचार है। क्या उपवासी शरीर की बायोलॉजिकल बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने का और अंदर से हर बीमारी को साफ करने का सबसे गहरा रीसेट बटन है? अगर सजीव भोजन शरीर पर बोझ नहीं डालता तो उपवास तो उस बोझ को पूरी तरह शून्य ही कर देता है ना, जिससे शरीर अपनी मरम्मत खुद कर सके। बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जिस पर चिंतन जरूर किया जाना चाहिए। हाँ, ये निश्चित रूप से सोचने पे मजबूर करता है कि असली ऊर्जा केवल बाहर से कुछ ग्रहण करने में नहीं है, बल्कि कभी-कभी शरीर को अपने ही भीतर झांकने और खुद की मरम्मत करने का समय देने में भी है। और जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, ये किसी गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल भरने का सीधा गणित बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। शरीर का ये इंजन बहुत ही रहस्यमयी और बुद्धिमानी से काम करता है। तो अगली बार जब कोई पैकेट बंद या भारी भोजन आपकी थाली में आए ना, तो रुक कर सोचना चाहिए।